हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज जब हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये 2023 का फरवरी महीना है। लेकिन इस महीने के अंतराल में अगर हम कुछ चीज़ों को महसूस करें तो हमें गर्मी थोड़ी-सी ज़्यादा लग रही है, सामान्य अगर हम फरवरी महीनों की तुलना करें। वैसे तो पिछले कई साल जो सर्दियों का प्रभाव है हमें काफ़ी कम देखने को मिला है, लेकिन अगर हम और पहले से तुलना करें तो फरवरी का महीना अमूमन हम सर्दियों के महीनों के अंतर्गत काउंट करते हैं। लेकिन इस बार गर्मी हमें कुछ ज़्यादा लगती हुई महसूस हो रही है और कई स्थानों पर तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। आज के सेशन में हम इसके कारणों पर पड़ताल करेंगे और ये भी समझेंगे कि जो सामान्य दशाओं की हम चर्चा करते हैं, क्या सामान्य दशाएं वाकई में आज के समय में उतनी सामान्य रह गई हैं, या फिर हमें उन दशाओं की चर्चा करते हुए उन्हें सामान्य कहना चाहिए, या फिर वर्तमान समय में जो परिस्थितियां बन रही हैं और आने वाले समय तक ये जारी रहेंगी ऐसा अनुमान है, तो क्या अब हम इसे सामान्य कह सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है इस साल फरवरी में क्यों बढ़ रही है गर्मी। और जैसा कि हमने एक सेशन पिछले साल किया था मार्च के महीने को लेकर के कि मार्च के महीने में हमें हीट वेव्स बढ़ती हुई दिख रही थी, लेकिन इस साल जो प्रभाव है ये गर्मी में ही दिखाई देने लगा। तो क्या कारण है, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। न्यूज है अनयूजुअल फरवरी हीट एंड द नॉर्मल एबनॉर्मल इन ग्लोबल वेदर। तो किस तरह से असामान्य रूप से फरवरी के महीने में हमें गर्मी महसूस हो रही है और जो सामान्य असामान्य की वैश्विक परिभाषा है उसको हम किस तरह से बदलता हुआ देख रहे हैं। चर्चा में क्यों है इस पर थोड़ी सी और बात करते हुए जानेंगे। असामान्य फरवरी के महीने की क्या स्थितियां हैं, क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। हीट वेव की बात आ रही है कि फरवरी के माह से ही हीट वेव्स चलनी शुरू हो रही हैं, तो हीट वेव्स क्या होती है, कई सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी पर भी डिस्कस करेंगे जो वैसे तो आपने पढ़ी है लेकिन रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो कारण क्या है इसके, कुछ निष्कर्षों को देखेंगे और एक सवाल जो कि प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। यह विषय अगर मेंस के स्तर पर देखें तो जीएस पेपर 3 में जुड़ता है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन, उसके प्रभाव और रोकथाम के उपाय। तो जैसा कि हमने शुरू में चर्चा की कि फरवरी का महीना तकनीकी रूप से सर्दियों का महीना होता है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में जो तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। अमूमन हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन पिछले कुछ वर्षों का जो रिकॉर्ड है वो काफी ज्यादा खराब होता हुआ दिख रहा है। इस साल भी जो गर्मियां हैं वो और ज्यादा गर्म हो सकती हैं और जो हीट वेव्स है उनका विस्तार और ज्यादा बढ़ सकता है और ज्यादा राज्यों में हीट वेव चल सकती हैं। तो उत्तरी और पश्चिमी भारत में जो तापमान की घटनाएं हैं कहीं ज्यादा बढ़ती हुई दिखती हैं। उत्तर भारत देखें या उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिम भारत, यहाँ पर जो तापमान है वो सामान्य से कहीं ज्यादा है। और आईएमडी ने कहा है, यानी कि भारत मौसम विज्ञान संगठन, कि अगले 2 दिनों में गर्म स्थितियों के कुछ कम होने की उम्मीद है और कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि जो ओवरऑल डिस्कशन है वो तापमान पर है और जो तापमान है सामान्य से ऊपर ही रहने वाला है, भले ही हमें कुछ राहत क्यों ना मिल जाए। तो असामान्य फरवरी से शुरू करते हैं। देखिए 1981 से सन 2010 तक का जो एक बेस ईयर है, अगर उसको देखा जाए तो जो फरवरी में अधिकतम तापमान अब तक होता था या हम दर्ज करते थे, पूरे देश का अगर एक औसत निकालें तो अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये दर्ज होता था। लेकिन ये जो 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान है ये उत्तर पश्चिमी भारत, पश्चिमी मध्य और पूर्वी भारत में जो अधिकतम तापमान रहता था या उच्च तापमान वाले क्षेत्र रहते थे उससे अलग रहता था, क्योंकि इन क्षेत्रों में तापमान कई क्षेत्रों में अलग रहता था। तो पिछले सप्ताह उत्तरी और पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान और अधिक पाया गया है और सामान्य से 5 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमें वृद्धि देखने को मिली है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ सकते हैं, जैसे कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा गर्म राज्यों के अंतर्गत देखे गए हैं। यहाँ पर कुछ स्थानों पर तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और सामान्य से अधिक जो विचलन है वो ठंडे राज्यों में भी देखने को मिला है। मतलब ऐसा है नहीं कि केवल उन राज्यों में तापमान वृद्धि हम देख पा रहे हैं जो कि गर्म राज्यों में आते हैं। अगर ठंडे राज्यों को देखें जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो यहाँ पर कहीं ज्यादा है, जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यहाँ जो डिफरेंस है 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जब तापमान में हम इतना डिफरेंस देखते हैं तो इन घटनाओं को हीट वेव के रूप में हम वर्णित करते हैं। तो हीट वेव की अगर परिभाषा पर बात करें तो इसको 2 आधारों पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं, एक गुणात्मक परिभाषा, दूसरी मात्रात्मक परिभाषा। हीट वेव एक तरह से कहें गर्म वायु पवने या गर्म हवाएं,
तो क्या होती हैं गर्म हवाएं? अगर गुणात्मक परिभाषा के आधार पर देखें तो ऐसी हवाएं जो किसी मनुष्य के शरीर को प्रभावित कर सकती हैं या फिर घातक रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। हवा जब इतनी गर्म हो जाए कि मनुष्य के शरीर को नुकसान पहुंचा सके तो उसे हम कहते हैं गुणात्मक प्रभाव। वहीं अगर मात्रात्मक प्रभाव की बात करें तो हम इसे ऐसे वर्णित कर सकते हैं कि किसी क्षेत्र के अंतर्गत जो सामान्य दशाओं में हवाओं की स्थितियां होती हैं वह सामान्य से जब कहीं ज्यादा बढ़ जाती है तो वो हीट वेव का रूप ले लेती है। अब किस क्षेत्र में कितनी हवाओं को या कितनी गर्माहट को हम हीट वेव के रूप में दर्ज करते हैं, तो समझिए कि अगर मैदानी इलाकों में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो इसको हम कहेंगे कि हीट वेव का प्रभाव पड़ने लगा है। इसके अलावा अगर हम पहाड़ों के लिए इस तापमान को देखें तो 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान फिर हीट वेव के रूप में दर्ज किया जाता है, और तटीय क्षेत्रों के लिए 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान फिर हीट वेव के रूप में दर्ज कर लिया जाता है। पिछले कुछ दिनों से इसके हिसाब से देखा जाए तो लू की स्थितियां बनती जा रही हैं, और सामान्यतः जो हम हीट वेव की घोषणाएं देखते थे वो अप्रैल से जुलाई के महीने में होती थी, ना कि फरवरी से मार्च के महीने में। तो अप्रैल से जुलाई के महीने के हिसाब से फिर जो प्रशासन है या फिर जो नीतियां हैं, जो एडवाइजरी है वो जारी की जाती थी लोगों को कि किस हिसाब से वो बाहर के खुले वातावरण में निकले या फिर ना निकले। लेकिन अगर फरवरी और मार्च में ही ऐसी स्थितियां बनने लगेंगी तो फिर अभी से हमें योजनाओं को बनाना होगा। अब इसके जो कारण है, कारणों में क्या क्या प्रमुख प्रभाव दर्ज किए गए हैं। देखिए, असामान्य या चरम मौसम की जो घटनाएं हो रही हैं अभी तक इसके पीछे एक बड़े कारण के रूप में जलवायु परिवर्तन को माना जाता है। जब से इस ट्रेंड को हम होता हुआ देख रहे हैं पिछले काफी वर्षों से, इसके प्रभाव के रूप में हम ग्लोबल वार्मिंग को एक जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन क्या ग्लोबल वार्मिंग एकमात्र ऐसी घटना है जो इसके प्रभावों को वैश्विक स्तर पर बढ़ा रही है? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसका हमें एक निश्चित पैटर्न दिखाई देता कि एक तरह से जो घटनाएं हैं वो इस तरह से बढ़ रही होती, लेकिन पैटर्न निश्चित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जलवायु परिवर्तन इसका एकमात्र निर्धारक नहीं है, लेकिन प्रमुख कारक जरूर है। तो जलवायु परिवर्तन के अलावा या हम कहें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते कुछ स्थानीय और क्षेत्रीय प्रभाव भी उत्पन्न होते हैं। तो भारत के संदर्भ में कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं, इन्हें स्थानीय और अल्पकालिक मौसम संबंधी संयोग कहा गया है। आईएमडी ने बताया है कि फरवरी में जो पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको हम बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा उपस्थित नहीं रहा, या एक तरह से कहें इसकी अनुपस्थिति देखने को मिली। तो मैदानी इलाके अपेक्षाकृत सूखे रहे और पहाड़ियों में भी कम बर्फबारी रही। इस बात का मतलब ये हुआ कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है तो मैदानी इलाकों में अपेक्षाकृत बारिश होती है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है। इसको थोड़ा सा और समझें, कैसे होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो भारत का इलाका आपको यहाँ पर दिखेगा, ये पृथ्वी का एक कर्व क्षेत्र यहाँ पर दिखाया गया है। ये है भारत का नक्शा, मान लीजिए लेटा हुआ। अब भारत से हमें जाना है भूमध्य सागर की ओर, तो ये है भूमध्य सागर का क्षेत्र, और यहाँ पर ही उत्पन्न होता है अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान, इसको बोलते हैं, या एक्स्ट्रा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है यहाँ बनता है। यहाँ हाई प्रेशर से जब हवाएं चलती हैं तो भूमध्य सागर से कुछ हिस्सा, कुछ कैस्पियन सागर से लेते हुए भारत की ओर आती है। चूंकि इस क्षेत्र में यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट रहता है तो फिर कुछ हवाओं का क्षेत्र यहाँ पर जो बर्फबारी है और बारिश होती है उसका कारण बनता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके चलते जो प्रभाव है वो ऊपरी वातावरण में होना चाहिए, ना कि निचले वातावरण में। लेकिन भारत के संदर्भ में यहाँ पर जो हिमालय की स्थितियां हैं ये यहाँ से टकरा करके फिर प्रभाव भारतीय क्षेत्र में फैलाता है। इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, जिसके चलते जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वो कहीं ज्यादा गर्म महसूस हो रहे हैं, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी। ठीक है, एक कारण हुआ। दूसरा कारण है दक्षिण गुजरात के ऊपर एक एंटी साइक्लोन का गठन। एंटी साइक्लोन दरअसल एक तरीके से कहते हैं प्रति चक्रवात। तो चक्रवात की गतिविधियां अगर आप देखेंगे तो लो प्रेशर के चारों ओर कुछ इस तरह का क्षेत्र बनता है ऐसा, और प्रति चक्रवात में आप देखेंगे तो ये हाई प्रेशर के अंतर्गत जो वायु का संचलन है वो बाहर की ओर होता है। ये इनके बीच का एक बेसिक अंतर है। तो चक्रवाती दशाओं में आपको पता है भारी बारिश और इस तरह की गतिविधियां बनती हैं। प्रति चक्रवात में इसका उल्टा आप समझ सकते हैं। तो राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव देखने को मिला है। और अगर आप कोंकण क्षेत्र को देखेंगे वहां पर सामान्य से कम समुद्री हवाएं चल रही थी, क्योंकि अगर चक्रवात बनता है इस क्षेत्र में तो सामान्य से ज्यादा हवाएं चलती, लेकिन प्रति चक्रवात है इसका मतलब हवाओं की दशाएं और कम हो जाएंगी। एक और प्रभाव है महत्वपूर्ण ला नीना का कमजोर होते जाना।
पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा कि ला नीना के प्रभाव के चलते सर्दियां थोड़ी सी ज्यादा पड़ रही थी और इसका प्रभाव 2 से 3 साल तक खिंच भी गया, लेकिन इस बार इसका प्रभाव खत्म होता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते भारत के अंतर्गत जो स्थितियां हैं या हम कहें कि जो गर्मी है, गर्मी की दशाएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और पिछली बार जब हमने इस पर चर्चा की थी तब भी कई सारे विशेषज्ञों ने ऐसा कहा था कि अगर ला नीना का वर्ष ना होता तो फिर जो गर्मियां हैं कहीं ज्यादा होती। ला नीना क्या है? देखिए, इस फिनोमिनन को समझिए कि ये सामान्य दशाओं में कैसे कार्य करता है, फिर ला नीना, एल नीनो और सामान्य गतिविधियों को हम समझेंगे। ये है पेरू का तट और यहां पर है ऑस्ट्रेलिया, और ये इस तरह से फिर विंड्स चलती हैं जो कि गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया के तट की ओर ढकेलती हैं और ठंडा पानी फिर इस तरह से ऊपर की ओर आता है और यहां पर ठंडा क्षेत्र बनता है। इसको क्या कहते हैं? अपवेलिंग। सामान्य दशाएं हैं, सामान्य दशाओं के चलते फिर इस क्षेत्र में बारिश की एक साइकिल बनती है। यह है सामान्य दशा। तो अब जब इसका उल्टा होगा यानी एल नीनो वर्ष होगा तो जो गर्म हवाएं इधर की ओर चल रही थी या हवाएं गर्माहट को इस दिशा में लेके जा रही थी, अब वो उल्टे जाने लगेंगी, यानी अब वो इधर की ओर जाने लगेंगी और अपवेलिंग जो इधर हो रही थी वो कुछ इस तरह से होती हुई दिखेगी। तो जो बारिश का पैटर्न है वो यहाँ पर केंद्रित हो जाएगा, जिसके चलते ये वाला क्षेत्र सूखा रह जाएगा और यहाँ पर जो मौसम की स्थितियां हैं या हम कहें मानसून की दशाएं हैं कमजोर होने लगेंगी। सामान्य दशाओं में मानसून ठीक ठाक आता रहेगा जब एल नीनो नहीं होगा ना ला नीना होगा। जब एल नीनो आ जाएगा तो फिर इधर पे क्या है, सूखे की स्थितियां हो जाएंगी और बारिश इस दिशा में केंद्रित हो जाएगी। अब सामान्य दशाओं को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा ला नीना, यानी कि और ज्यादा जो विंड्स हैं, जो हवाएं हैं इस दिशा की ओर गर्म पानी को लेकर के जाएंगी। तो जो गर्म क्षेत्र है यहाँ पर बादलों का निर्माण अधिक होगा और भारत के मानसून में, जब भारत में मानसून का असर होगा या साउथ एशिया में मानसून का असर होगा, ये प्रभाव उसको और ज्यादा बढ़ा देगा, जिसके चलते जो सर्दियां हैं सर्दियों में कहीं अधिक सर्दियां पड़ेंगी और जो मानसून है मानसून की बारिश अच्छी होगी, ना कि सूखा पड़ेगा। अगर एल नीनो का वर्ष होता तो यहाँ पर सूखे की स्थितियां ज्यादा होती और अब ला नीना का प्रभाव कमजोर हो रहा है, जो कि भारत के मौसम के लिए या भारत के मानसून के लिए अच्छा माना जाता है। तो 2022 में औसत वैश्विक तापमान को अगर हम देखें पूरे ओवरऑल क्लाइमेट चेंज की वजह से कहां कहां प्रभाव हुआ है, तो पूर्व औद्योगिक औसत से लगभग 1.15 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो बढ़ा है। यहाँ पर अगर हम भारत को देखें तो भारत के अंतर्गत 2022 पांचवा सबसे गर्म साल रहा और ऐसा भी कहा गया है कि अगर ला नीना का प्रभाव ना होता तो ये कहीं और ज्यादा गर्म होता। अब तक का सबसे ज्यादा गर्म वर्ष 2016 को दर्ज किया गया है, जो कि औसत वैश्विक तापमान से पूर्व औद्योगिक औसत से अगर देखा जाए तो 1.28 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कहीं प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो मौसम प्रणालियां हैं कहीं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। अप्रत्याशित प्रभाव है जिसको हम दर्ज नहीं कर पा रहे हैं और स्थानों पर तापमान में असमान वृद्धि हो रही है। जहां पर ठंडे महीने हैं वो ज्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, सामान्य की तुलना में ठंड कहीं बढ़ रही है, कहीं बहुत ज्यादा सूखा बढ़ रहा है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश बढ़ रही है। तो जो अंतर है ये क्यों आ रहा है, इस अंतर को हम कैसे दर्ज करेंगे? इस अंतर के हिसाब से अभी तक के समय में जो पूर्वानुमान लगाए जाते थे सामान्य स्थितियों में, उसका अनुमान लगा पाना अब कठिन है। मौसम का पैटर्न बता पाना पहले से कठिन होता जा रहा है। तो प्रारंभिक चेतावनियां जो हमें मिलती थी किसी भी वैश्विक स्तर पर जो मौसम विज्ञान से जुड़ी हुई संस्था होती है, उनके लिए ये चेतावनियां लगा पाना भी कठिन हो रहा है। तो क्या आज के समय में नॉर्मल हम किसे कहेंगे? तो यही नॉर्मल है। तो जो वास्तविकता है हमें इसे समझना होगा कि अब जो दशाएं हैं वो इतनी आसान नहीं है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए हमें मिल करके प्रयास करने होंगे। क्योंकि विश्व के स्तर पर अगर आप पिछली कुछ घटनाओं को भी उठा करके देखेंगे, चाहे वो यूरोप की हीट डोम की घटना हो, कहीं पर चक्रवाती तूफानों की घटना हो या किसी और तरह की घटना हो, चरम मौसमी दशाएं बढ़ती जा रही हैं। जहां पर बारिश होनी थी वहां पर सूखा पड़ रहा है और जहां पर सूखा पड़ना था वहां पर बारिश हो रही है। मिट्टी का क्षरण ज्यादा हो रहा है और ओवरऑल बहुत सारी चीजें, इसका एक प्रभाव अगर आप साइंटिफिक एंगल से देखेंगे तो बीमारियों के बढ़ते स्तर पर दिख रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अगर कहीं भी आप इस टॉपिक को लिखेंगे तो इन प्रभावों को भी शामिल करते हुए इसका एक उत्तर लिखिएगा और अगर निबंध में कहीं पर आवश्यकता पड़े तो वहां पर भी आप इन एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हैं। और यही आज का निष्कर्ष है।
प्रश्न देखें, प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रिकॉर्ड पर अब तक का सबसे गर्म वर्ष 2022 रहा है। दूसरा, ला नीना भारत के मानसून पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। तीसरा, एल नीनो के प्रभाव से भारत में सूखे की अधिक संभावना बनती है। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है, आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। और फरवरी के महीने में गर्मी कितनी आपको महसूस हो रही है, आपके क्षेत्र में महसूस हो रही है, इस बारे में भी कमेंट सेक्शन में लिख करके आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और गर्मियां आने पर पानी पीते रहिए। शुक्रिया।